तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 के लिए प्रोवाइड किए गए सब्जेक्ट साइंस के प्रैक्टिस पेपर को, जो कि सेशन 2023-24 के लिए है। 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। 60 नंबर का आपका पेपर होगा। इससे पहले अगर आपको लास्ट ईयर के एनुअल पेपर देखना है विद सॉल्यूशन ऑल सब्जेक्ट दोनों शिफ्ट के, तो कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कमेंट को चेक कर लेना। क्वेश्चन पे आ जाओ। खंड आ, क्वेश्चन नंबर 1, पोलियो और चिकन पॉक्स डैश के कारण होते हैं। तो फर्स्ट में आपको आंसर लिखना है विषाणु। क्या लिखना है? विषाणु। ठीक है। अगला, सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, जल या फिर प्राकृतिक गैस। तो सेकंड का राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन, जल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कहीं पर डाउट होगा तो जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 3, जीवाश्म ईंधन है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या फिर ये सभी। तो तीनों राइट हैं, तो राइट आंसर होगा डी, ये सभी। अगला, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का, मानव कान की श्रवण सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। सही है कि गलत है? तो सही है। ठीक है, ट्रू है। क्लियर है। अगला, क्वेश्चन नंबर 5 देखो ध्यान से। यहाँ पर मेंशन किया गया है, बूझों ने एक परिपथ बनाया जैसा कि निम्नलिखित चित्र में दिया गया है और देखा कि बल्ब नहीं चमका, मतलब बल्ब चमक नहीं रहा है। ठीक है। पहेली के सुझाव पर उसने परिपथ में एक और सेल जोड़ा, बल्ब अब चमकता है। व्याख्या कीजिए। तो मतलब हमें आंसर देना है कि बल्ब चमक रहा है, क्यों, रीजन क्या है। और उसके बाद में फिर अथवा भी क्वेश्चन दिया है, केवल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए। क्वेश्चन है, लोहे के ऊपर जस्ते की परत क्यों चढ़ाई जाती है। तो दो क्वेश्चन है, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, तो दोनों का आंसर देख लो। ठीक है, एक साथ। तो यहाँ से फिर से देख लो आंसर। फर्स्ट में, फर्स्ट का आंसर विषाणु यानी कि वायरस, सेकंड में जल, थर्ड में ये सभी, फोर्थ में सही। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। 5 का, तो दो क्वेश्चन थे। ऊपर में लिखोगे आप, परिपथ में एक और सेल जोड़ने से बल्ब को चमकने के लिए आवश्यक विद्युत प्रवाह यानी कि विद्युत धारा बढ़ जाती है, जिससे बल्ब चमकता है। ठीक है, ये ऊपर का आंसर है। अथवा में लिखोगे, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए लोहे के ऊपर जस्ते यानी कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ये पांचवे का ऊपर का आंसर है और ये अथवा का आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा बताना। आगे अगला क्वेश्चन 6, आँख के उस भाग का नाम बताइए जो उसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। सॉल्यूशन इसका लिखोगे परितारिका। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइरिस। ठीक है, क्या लिखोगे? परितारिका हिंदी में, परितारिका। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। अथवा वाला क्वेश्चन, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा परंतु पार्श्वतः उल्टा होता है। सही है कि गलत है? तो ये आपका सही है। ठीक है, क्या है? सही है, यानी ट्रू है। ठीक है, आगे देखो। 7वां, एक टैडपोल डैश की प्रक्रिया द्वारा एक वयस्क मेंढक के रूप में विकसित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं कायांतरण। क्या बोलते हैं? कायांतरण। तो यहाँ पर लिखना है आपको कायांतरण। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? 7। ठीक है, कायांतरण इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन 8, जैविक कचरे को डैश बनाने के लिए विघटित किया जा सकता है
जो मिट्टी की पोषक सामग्री को स्थायी रूप से बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है खाद, ठीक है, बनाने के लिए। ठीक है, आगे देखो 9वां क्वेश्चन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, किन्हीं दो खरीफ फसलों के नाम बताइए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो धान, मक्का, गन्ना, बहुत सारी खरीफ फसलें हैं, कोई सी भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडलीय दबाव को परिभाषित कीजिए। सॉल्यूशन देखो, तो फिर से देख लो। 6 में आंसर लिखना था परितारिका, इंग्लिश में आयरिस इसे बोलते हैं। अथवा वाले में आपको सही का निशान लगाना था। ठीक है, इसके बाद में 7वें का आंसर है कायांतरण, 8वें में खाद, 9वें में धान जिसे चावल बोलते हो, मक्का, गन्ना। ठीक है, और भी आप लिख सकते हो। 10वें का आंसर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर का दबाव है। आपका ये आंसर हो गया। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये नहीं लिखना है तो लिख सकते हो, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी सतह पर उसके ऊपर की हवा द्वारा लगाए गए बल को वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। या फिर आप लिख सकते हो, वायुमंडलीय वायु द्वारा सतह पर लगाए गए दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। तो इसके 3 आंसर मैंने बता दिए, कोई सा भी आप लिख लो, अलग अलग डेफिनेशन है। ठीक है, इसे लिख लो या फिर इसे लिख लो, जो आपको अच्छा लगे, इजी लगे, उसे लिखकर आप याद कर सकते हो, या फिर आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। क्लियर है? आंसर नंबर 10 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वजन मापने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग किया जाता है, सही या फिर गलत? तो ये आपका सही है। ठीक है, ट्रू है। अगला, वॉइस बॉक्स को डैश कहा जाता है। तो इसे बोलते हैं बच्चों वाक यंत्र, वाक यंत्र। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे लिख लेना। 11 में सही, 12 में वाक यंत्र। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का 11 एंड 12 आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन 2, नीचे दिए गए चित्र में होने वाले अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया और संबंधित जीव को पहचानें और उनके नाम बताएं। ठीक है, ये डायग्राम है। तो यहाँ पर कौन सा जीव है? अमीबा है। ठीक है, और यहाँ पर द्विखंडित हो गया तो द्विखंडन है। ठीक है, तो प्रजनन की प्रक्रिया यहाँ पर आपको लिखना है द्विखंडन, और संबंधित जीव का नाम क्या है? अमीबा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 2 लिखोगे अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया द्विखंडन है और जीव कौन सा है? अमीबा है। या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो अमीबा में द्विखंडन। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन किए गए थे, अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया लिखोगे द्विखंडन है, और कौन सा जीव है? अमीबा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इसके बाद में अथवा वाला क्वेश्चन है दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, लैंगिक प्रजनन क्या है? उदाहरण के तौर पर 2 जीवों के नाम बताएं जिनमें यह होता है। सॉल्यूशन देखो अथवा वाला, दूसरे का अथवा वाला क्वेश्चन देखो। अब सेकंड के अथवा में लिखोगे आंसर लैंगिक प्रजनन, हेडिंग लिखो, लिखोगे प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा युग्मकों के संलयन से नए जीव की उत्पत्ति होती है, लैंगिक प्रजनन कहलाता है। जैसे, यानी कि उदाहरण पूछा था, कोई 2, मानव, गाय, बिल्ली, और भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आंसर सेकंड का ऊपर वाला आंसर है और ये अथवा वाला आंसर है। ठीक है, ऐसे ही लिख लो, कहीं पर डाउट होगा बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन सीएनजी और एलपीजी का पूरा नाम बताएं, और इसका भी क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण दीजिए। तो दोनों का आंसर एक साथ देख लो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सीएनजी और एलपीजी का पूरा नाम बताना है, सेकंड में जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 3 ए में लिखोगे सीएनजी की फुल फॉर्म संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इंग्लिश में। एलपीजी की द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बी का आंसर लिखोगे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोई 2 आपको लिखने हैं, ये आपका बी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर 3 का ए और बी का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वस्तु 50 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, इसकी समय अवधि क्या है? यानी कि कंपन कहने का मतलब एफ यानी फ्रीक्वेंसी का पता है, कितना पता है? 50 हर्ट्ज, और हमें
निकालना है समयावधि यानी कि टी निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो ध्यान से इसका। आंसर नंबर 4, एफ पता है, टी का फॉर्मूला होता है समयावधि 1/f, 1/1, एफ आपका 50 है, रख दो, डिवाइड करोगे 0.02 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा 0.02 सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, नीचे दिए गए परिपथों का ध्यान पूर्वक निरीक्षण करें। बल्ब किस परिपथ में चमकेगा? चित्र ए और बी के लिए हाँ या नहीं लिखकर उत्तर दीजिए। ये चित्र ए है और ये बी है, हाँ या ना में हमको जवाब देना है। तो यहाँ पहले में पीस ऑफ कोल यानी कोयले का टुकड़ा ऐड किया गया है, जो कि विद्युत का कुचालक होता है, मतलब कि उसमें करंट नहीं जाता। तो जब करंट नहीं जाएगा, आगे फ्लो नहीं होगा, तो बल्ब जलेगा नहीं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में लिखना है नहीं। ठीक है, सेकंड में देखो, यहाँ पर ऐड किया गया आयरन नेल यानी लोहे की कील ऐड की गई है। तो लोहा क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, इसमें करंट फ्लो होता है, तो बल्ब जल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है हाँ। समझ गए? क्लियर है? कोयले के टुकड़े की वजह से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, बल्ब नहीं जलेगा। लोहे की कील की वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जो कि सुचालक है, बल्ब जलेगा। तो यहाँ पर नहीं लिखना है और यहाँ पर हाँ लिखना है। ठीक है, अब आगे, अथवा में केवल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीचे वाला क्वेश्चन देखो। ए, यहाँ पर लिखा है अधिकांश तरल पदार्थ जो बिजली का संचालन करते हैं वे डैश और डैश के विलयन होते हैं। तो वो होते हैं अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, इसमें किसी विलयन के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाहित होने से डैश प्रभाव उत्पन्न होता है, तो रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। तो पांचवे का आंसर एक साथ देख लो। ठीक है, ऊपर वाला और अथवा वाला एक साथ। ठीक है, देखो ध्यान से। आंसर नंबर 5, ऊपर लिखना है फर्स्ट में ए में नहीं, बी में हाँ। ठीक है, अथवा में लिखोगे फर्स्ट में ए में अम्ल, क्षार और लवण, और सेकंड बी में रासायनिक। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ऊपर का ए बी और अथवा का ए और बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, ध्यान से देखो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए, गति की दो अवस्थाएं क्या हैं? तो वो होती हैं विराम अवस्था और गतिशील अवस्था। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, उसी में से क्वेश्चन होंगे, कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं आपके पेपर में। ठीक है, दूसरा बल लगाने के लिए कम से कम कितनी वस्तुओं की आवश्यकता होती है? 2। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लो एक साथ। छठे का ए और बी, सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 6 का ए, तो पहली अवस्था होती है विराम अवस्था, दूसरी होती है गतिशील अवस्था। ठीक है, और बी में लिखोगे 2। क्लियर है? तो ये आपका 6 का ए का आंसर हो जाएगा और ये बी का आंसर हो जाएगा। दो अवस्थाएं ए में पूछा था, तो विराम अवस्था और गतिशील अवस्था हो जाएगी, और सेकंड में 2। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए क्वेश्चन उर्वरक क्या है, और बी क्वेश्चन रासायनिक उर्वरक द्वारा मिट्टी को कौन से 3 मुख्य पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं? ए और बी का आंसर एक साथ देख लो, 7वें का। ठीक है, आंसर नंबर 7 का ए, हेडिंग लिखो उर्वरक। इसमें लिखोगे उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है जिसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। आंसर नंबर 7 का बी, पहला पोषक तत्व नाइट्रोजन है, दूसरा फास्फोरस, तीसरा पोटेशियम। ये आपको लिखना है। ठीक है ना, तो 7वें का ए का आंसर हो जाएगा ये, और ये बी का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे आ जाओ। तो बच्चों सेक्शन ए मैंने कंप्लीट कर दिया, सेक्शन बी अगली वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, और अगली वीडियो में टोटल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिनिश कर दूंगा पूरे सैम्पल पेपर को। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मैथ का भी अपलोड है, देख सकते हो, कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके देख लो। नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।